Good morning, students of class 12th. Today in our economics class, we are going to continue our chapter number 6, that is economic reforms since 1991. 1991 से हमारे जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हैं उसका क्या क्या इम्पैक्ट पड़ा, ठीक है, और न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी वो क्या क्या पॉलिसीज़ हमने अडॉप्ट की, उसके सक्सेसेस क्या हैं, फेलियर्स क्या हैं, कैसे लागू की गई, सब चीज़ें आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। देखिए, इस चैप्टर में हम लिबरलाइजेशन फर्स्ट टॉपिक कर चुके हैं। आज हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे हमारा, दैट इज़ प्राइवेटाइजेशन। अब सवाल उठता है बेटा, प्राइवेटाइजेशन होता क्या है? प्राइवेटाइजेशन इट इज़ द प्रोसेस ऑफ इन्वॉल्विंग द प्राइवेट सेक्टर। ये वो प्रोसेस है जिसमें हम इन्वॉल्व करते हैं प्राइवेट सेक्टर को इन द ओनरशिप और ऑपरेशंस। ऑनरशिप और ऑपरेशन में मतलब मालिकाना हक और उसके काम करने के तरीके में ऑफ स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज, किसमें जो एंटरप्राइज पहले किसी सरकार के द्वारा ओन की जा रही थी, अब उसमें कौन दखल अंदाजी करेगा? प्राइवेट सेक्टर भी, किसमें? उसके ऑनरशिप में और ऑपरेशंस में, ठीक है। सिंपल वर्डिंग्स में अगर हम देखें, ये तो मैंने आपको वर्ड टू वर्ड इसकी डेफिनेशन जो है वो बताई है। सिंपल वर्डिंग में जो गवर्नमेंट की हमारी, मान लीजिए ये कोई एंटरप्राइज है, ठीक है, इस पे किसका हक है? गवर्नमेंट का हक है। जब ये सेल कर देगी अपनी एंटरप्राइज को, किसको? प्राइवेट सेक्टर को। ये मान लीजिए ये पब्लिक सेक्टर है, ये प्राइवेट सेक्टर है। ये मैं छोटा पी लिख देती हूँ प्राइवेट सेक्टर के लिए, ठीक है। पब्लिक सेक्टर के लिए मैंने बड़ा पी लिख दिया। तो पब्लिक सेक्टर यूनिट जब प्राइवेट सेक्टर यूनिट को अपना थोड़ा हिस्सा या पूरी की पूरी यूनिट्स सेल कर देती है या सेल कर देती है, किसको? प्राइवेट सेक्टर को। पब्लिक सेक्टर यूनिट अपनी जब एंटरप्राइज को प्राइवेट सेक्टर को सेल कर देती है तो दैट इज़ द प्राइवेटाइजेशन। सिंपल है। अब इस पे ऑनरशिप किसकी रहेगी? प्राइवेट सेक्टर की। क्लियर? वर्किंग कौन करेगा? प्राइवेट सेक्टर। ऑपरेशंस पे कौन ध्यान देगा? प्राइवेट सेक्टर। सिंपल वर्डिंग्स में हो गया है। अब देखिए, सवाल उठता है में प्राइवेटाइजेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी? पब्लिक सेक्टर को ऐसी क्या सिचुएशन थी कि प्राइवेट सेक्टर को अपना बिजनेस बेचना पड़ा? देखिए, पब्लिक सेक्टर में मानते हैं कि सोशल वेलफेयर को ज़्यादा ध्यान में रखा जाता है, लेकिन पब्लिक सेक्टर में सेल्फ इंटरेस्ट को बाद में लिया जाता है, और जब जहाँ पे सेल्फ इंटरेस्ट नहीं होता वहाँ इनएफिशिएंसी आ जाती है। करप्शन लगातार बढ़ता जा रहा था पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में, चोरियाँ चकारियाँ बढ़ती जा रही थी, इन्फॉर्मेशन लीक होती जा रही थी, कोई भी कॉन्फिडेंशियल पोर्शन तो था ही नहीं। तो इन सब की वजह से क्या हुआ, हमने ये डिसाइड किया कि हम पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को किसको सेल कर देंगे? प्राइवेट सेक्टर को। माउंटिंग लॉसेस ऑफ पीएसयूज, लगातार जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स के उसके लॉसेस बढ़ते जा रहे थे, उन लॉसेस को कवर करने की कोशिश भी कर रहे थे लेकिन नहीं हो पा रही थी। क्यों? ज़्यादा हमारी क्या बन रही थी? सोशल लाइबिलिटी के ऊपर हम इतना ज़्यादा वर्क करने लग गए थे पब्लिक सेक्टर यूनिट्स कि लॉसेस उनके लगातार बढ़ते ही जा रहे थे। तो उन लॉसेस को ख़त्म करने के लिए, कवर अप करने के लिए जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स है वो किसको सेल कर दी गई? प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया, उनका प्राइवेट सेक्टर को सेल कर दी गई। क्लियर? मार्केट में कंपटीशन में बने रहने के लिए भी, ठीक है, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को प्राइवेट सेक्टर को सेल कर दिया, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर ज़्यादा एफिशिएंट था, प्रॉफिट ज़्यादा बेटर वे में कमा रहा था। ओके, नेक्स्ट, ऑब्वियस गेन्स और इम्पैरेटिव लॉसेस। प्राइवेट सेक्टर को देने से क्या क्या फ़ायदे हुए और क्या क्या नुकसान थे, ठीक है। देखिए, प्राइवेट सेक्टर जो है, जो हमारा प्राइवेट सेक्टर है, किसको लेके चलता है? ये हमारा लेके चलता है सेल्फ इंटरेस्ट को। सेल्फ इंटरेस्ट को लेके चलता है। सेल्फ इंटरेस्ट को मतलब ये मान के चलता है कि मुझे अपने फ़ायदे के लिए काम करना है। जो व्यक्ति अपने फ़ायदे के लिए काम करता है वो 100% एफिशिएंसी के साथ काम करता है, ठीक है। उसको पता है कि अगर इस चीज़ से मुझे फ़ायदा होगा तो वो एफिशिएंसी के साथ काम करेगा। और जब कोई चीज़ एफिशिएंसी के साथ की जाती है
तो वो हमें सक्सेसफुल ज़रूर बनाती है। तो इस वे में जो प्राइवेट सेक्टर था वो सेल्फ इंटरेस्ट के मोटिव को लेके चलता था, सोशल इंटरेस्ट के मोटिव को लेके नहीं चलता। तो इसकी वजह से जो हमारे पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं उसकी क्या बढ़ गई, एफिशिएंसी बढ़ गई। एक तो ये फ़ायदा हो गया। दूसरा, लॉसेस थे वो कवर हो गए, ठीक है, कवर्ड लॉसेस। ये हम गेन्स की बात कर रहे हैं। दूसरा, आप देखिए जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाने की कोशिश करती हैं। तो प्रॉफिट कमाने के लिए वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगी, डाइवर्सिफाई प्रोडक्शन करेगी। ऐसे नहीं एक चीज़ की प्रोडक्शन किया, उसी चीज़ की प्रोडक्शन किया जिससे सोसाइटी को ज़्यादा फ़ायदा हो। वो अब उस चीज़ की प्रोडक्शन करेगी जिसमें वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट्स कमा सके, ठीक है। सोसाइटी के बारे में बाद में, अपने प्रॉफिट्स के बारे में ज़्यादा सोचेगी। और जब वो प्रॉफिट्स के बारे में सोचेगी तो एफिशिएंटली वर्क करेगी, और जब एफिशिएंटली वर्क करेगी तो दूसरी जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनको अच्छा कंपटीशन दे पाएगी, ठीक है। तो कॉम्पिटिटिव है ये, ज़्यादा क्या है, किस नेचर की है, कॉम्पिटिटिव नेचर की है ये, ओके, कॉम्पिटिटिव नेचर है इसका। कंज्यूमर सॉवरेनिटी को ध्यान में रखा जाता है, मतलब जो कंज्यूमर जितनी ज़्यादा क्या करता है, डिमांड करता है किसी प्रोडक्ट की, उसी चीज़ की प्रोडक्शन की जाती है। मतलब कंज्यूमर डिमांड करेगा उसी चीज़ की प्रोडक्शन ज़्यादा की जाएगी और बेटर क्वालिटी प्रोवाइड की जाएगी ताकि मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक टिका रहा जा सके, ठीक है। देखिए नेक्स्ट है लॉसेस क्या क्या हो सकते थे। ये तो थे हमारे फ़ायदे। लॉसेस क्या क्या थे बेटा, नुकसान। प्राइवेट सेक्टर कभी भी सोशल वेलफेयर को ध्यान में नहीं रखता, सोशल इंटरेस्ट को ध्यान में नहीं रखता, ठीक है। नेग्लेक्ट सोशल इंटरेस्ट, ठीक है, सोशल इंटरेस्ट को नेग्लेक्ट करता है। हमेशा सेल्फ इंटरेस्ट को ध्यान में रखता है, सोशल इंटरेस्ट के लिए काम नहीं करता। तो वही चीज़ की प्रोडक्शन करेगा जिसमें उसका खुद का फ़ायदा होगा, समाज के कल्याण के बारे में ये वर्क ही नहीं करेगा। दूसरा, अब क्या है, ये सिर्फ उसी चीज़ के बारे में सोचेगा जिसके लिए उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। और प्रॉफिट किससे मिलेगा, इसको ज़्यादा रिचर सेक्शन से मिलेगा। जो वीकर सेक्शन है वो और भी ज़्यादा वीक होता रहेगा, रिचर सेक्शन और भी ज़्यादा रिच होता रहेगा, वीकर सेक्शन और भी ज़्यादा वीक होता रहेगा, ठीक है। तो ये थी हमारी प्राइवेट सेक्टर में जाने से, प्राइवेटाइजेशन करने से हमारी जो गेन्स हैं और लॉसेस हैं क्या क्या होंगे। अब देखिए नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है बेटा, दैट इज़ द ग्लोबलाइजेशन। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन क्या होता है बाबू, देखिए जब हम हमारे देश की इकोनॉमी को दूसरे देशों की इकोनॉमी से मिला देते हैं, जॉइन कर देते हैं, किस लिए, ताकि वहाँ से ट्रेड किया जा सके, वहाँ से कैपिटल लेकर आई जा सके और वहाँ पर कैपिटल प्रोवाइड करवाई जा सके, ठीक है। फ्री फ्लो ऑफ ट्रेड एंड कैपिटल कैन बी डन, उस लिए हम ग्लोबलाइजेशन करते हैं, ठीक है। तो ग्लोबलाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है, इन सिंपल वर्ड्स इट इज़ अ प्रोसेस इन विच ओपननेस एंड ग्रोइंग इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस, ओपननेस ज़्यादा होती है इसमें, और जो एक देश के दूसरे देश के साथ जो इंटरडिपेंडेंस है रिगार्डिंग द ट्रेड एंड द कैपिटल, ठीक है, कैपिटल एक्सचेंज और ट्रेड के लिए जो भी उनके बीच में डिपेंडेंस है वो बढ़ा दी जाती है। कैसे, देखिए बेटा जो ग्लोबलाइजेशन का टॉपिक है कैसे होता है, मैं इसके लिए आपको एक डायग्राम दिखाती हूँ। इसमें बेटा ध्यान से देखिए, ये हमारे पूरे विश्व का नक्शा है। इसके अंदर एक देश की इकोनॉमी दूसरे के ऊपर डिपेंड करती है, खुले वे में जा रही है। पहले क्या थे, रिस्ट्रिक्शंस थे बहुत सारी। रिस्ट्रिक्शंस कैसे, अगर हमें एक देश से दूसरे देश में सामान भी देना होता था तो हमें लाइसेंसिंग करवानी पड़ती थी, हमें काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्री वर्क करने पड़ते थे, काफ़ी सारी फॉर्मेलिटीज़ थी। अब उन सब फॉर्मेलिटीज़ को ख़त्म कर दिया गया। ग्लोबलाइजेशन के आने के बाद अब हमें दूसरे देशों से ट्रेड करना और कैपिटल वहाँ से लेकर आना और लेकर जाना काफ़ी ईजी हो गया, ठीक है। तो इकोनॉमिकली हम इंटीग्रेट हो गए दूसरी कंट्री के इकोनॉमीज़ के साथ। ऑलराइट, देखिए ग्लोबलाइजेशन के
मेन पॉलिसीज इसमें क्या क्या थी, मेन पॉइंट्स क्या क्या थे ग्लोबलाइजेशन में। इंक्रीज इन इक्विटी लिमिट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट, पहले फॉरेन से जो इन्वेस्टमेंट आती थी उसकी लिमिट होती थी, ठीक है, कि आप इससे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर ही नहीं सकते। पहले कितनी थी, वो 40% थी, लेकिन अब कितनी हो गई, 51 से 100%। मतलब आप 100% भी अपनी एंटरप्राइज में फॉरेनर्स की इन्वेस्टमेंट करवा सकते हो, ठीक है। अब देखिए पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी। पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी क्या होती है बेटा, हमारा जो इंडियन रुपए है हमें दूसरे कंट्री की करेंसी में कन्वर्ट करवाना, ठीक है, वो होती है हमारी पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी, ठीक है। पहले पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी पॉसिबल नहीं थी, अब पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी इजी हो गई है, ठीक है। हम अपनी करेंसी को दूसरी देश की करेंसी में कन्वर्ट इजीली करवा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सेल एंड परचेज ऑफ फॉरेन करेंसी, ठीक है। फॉरेन करेंसी को अपने देश में ही परचेज करके या खरीद कर, परचेज करके या सेल करके, ठीक है। अगर हमारे पास फॉरेन करेंसी है तो हम उसको सेल करके अपनी करेंसी में कन्वर्ट करवा सकते हैं, हमारी करेंसी है हम उसको सेल करके फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट करवा सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर नीड, ओके। तो अब पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा हमारे देश में बढ़ गई थी। लॉन्ग टर्म ट्रेड पॉलिसी, लंबे समय तक हम ट्रेड कर सकते हैं। पहले ट्रेड के लिए हमें एक टाइम लिमिट दी होती थी कि हम अगर फॉरेनर्स के साथ ट्रेड भी कर रहे हैं तो एक टाइम पीरियड दिया हुआ था, लेकिन अब क्या हो गए, हम लॉन्ग टर्म तक ट्रेड कर सकते हैं। अभी भी टाइमिंग है लेकिन ड्यूरेशन उसकी बढ़ा दी है, लगभग 5 साल तक कर दी गई है, ठीक है। हमें दोबारा लाइसेंसिंग करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। रिस्ट्रिक्शंस हटा दिए हैं, काफ़ी सारे कंट्रोल्स फॉरेन ट्रेड से काफ़ी रिमूव कर दिए गए हैं। अब डॉक्यूमेंट्री वर्क भी काफ़ी मिनिमम कर दिया गया है। रिडक्शन इन टैरिफ्स, टैरिफ्स मीन्स टैक्सेस वगैरह में भी काफ़ी रिडक्शन कर दिया गया है। जो हम विदेशों से सामान मंगवाते हैं तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा हमें रिडक्शन कर दिया गया हमारे टैक्स रेट में। विड्रॉल ऑफ क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन, पहले हमें कोटा दे दिया जाता था कि हम इससे ज़्यादा इंपोर्ट नहीं कर सकते, इससे ज़्यादा एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब उस सभी रिस्ट्रिक्शन को हटा दिया गया है। देखिए हमारा अब आया है पॉइंट एलपीजी पॉलिसीज़ की अप्रेजल। अप्रेजल मीन्स अब इसमें हम इसके कुछ सक्सेस कहाँ कहाँ रही वो पॉइंट्स देखेंगे, फेल कहाँ कहाँ रही ये पॉलिसी वो पॉइंट्स देखेंगे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके पॉजिटिव पॉइंट्स क्या हैं। एलपीजी क्या है हमारी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। एलपीजी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, इन तीनों का समअप एलपीजी होता है। और एलपीजी पॉलिसीज़ के पहले हम इसके मेरिट्स देखेंगे, ओके। सो मेरिट्स आर, इट इज़ अ वाइब्रेंट पॉलिसी। वाइब्रेंट पॉलिसी क्या होती है बेटा, ये ज़्यादा जो इकोनॉमी को हमारी जीडीपी ग्रोथ है वो प्रोवाइड कर रही थी, जीडीपी हमारी लगातार बढ़ती जा रही थी। एलपीजी पॉलिसीज़ के बाद जो हमारी जीडीपी है, ग्रोथ ऑफ जीडीपी हैज़ शॉट अप, मतलब कितनी दूर से बढ़ गई, 8% पर एनम की दर से बढ़ गई। देखिए जीडीपी की एकदम से ग्रोथ हो गई। स्टिमुलेंट टू इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हमारा हो रहा था उसके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रही है हमारी एलपीजी पॉलिसी। इसी पॉलिसी की वजह से जो हमारी आईटी इंडस्ट्री है वो ग्लोबल लेवल पर जानी जाने लगी, ठीक है। चेक ऑन फिस्कल डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट हमारा लगातार बढ़ रहा था। फिस्कल डेफिसिट मीन्स हमारे जो खर्चे थे वो लगातार हमारी इनकम से बढ़ते जा रहे थे, लेकिन एलपीजी पॉलिसी के बाद हमारे फिस्कल डेफिसिट हैं 8.5 से 3.5% पर आ गए, काफ़ी ज़्यादा घट गए। इन्फ्लेशन पर एक चेक लगा, रोक लगी। कैसे, 2011-12 में, ठीक है, 2011-12 से लेकर 13-14 तक हमारी इन्फ्लेशन कितनी थी, 6 से 9% पर एनम थी। वही 17-18 में ये 2.9% पर चली गई, तो काफ़ी ज़्यादा रोक हुई इन्फ्लेशन पे, महंगाई दर काफ़ी ज़्यादा कम हो गई एलपीजी पॉलिसी की वजह से। कंज्यूमर सॉवरेनिटी, कंज्यूमर सॉवरेनिटी मतलब कंज्यूमर की वैल्यू बढ़ी मार्केट के अंदर, कंज्यूमर जिस चीज़ की डिमांड करता वही चीज़ उसको अवेलेबल करवाई जाती, ठीक है। सब्सटेंशियल इंक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज,
लगातार हमारे फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व्स बढ़े। पहले क्या थे, हमें एक लिमिट दे दी जाती थी कि हमें इससे ज़्यादा एक्सपोर्ट नहीं करना, इससे ज़्यादा इंपोर्ट नहीं कर सकते। अब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे काफ़ी सारे रिस्ट्रिक्शन हटा दिए गए हैं और उसी की वजह से हमारे जो एक्सचेंज रिजर्व्स हैं, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं, वो लगातार बढ़ते गए। फ्लो ऑफ प्राइवेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, जो फॉरेनर जो इन्वेस्टमेंट हमारे कर सकते थे, पहले उनके ऊपर क्या लगाई गई थी, लिमिट लगाई गई थी, 40% कर सकते थे पहले, लेकिन अब 51 से लेके 100% तक फॉरेनर्स इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं हमारी कंट्री के अंदर। तो इसकी वजह से क्या हुआ, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है उसका फ्लो भी काफ़ी बढ़ा। उसको बढ़ाने के लिए इंटरेस्ट भी और जो मतलब डिविडेंड वगैरह जो भी हम उनको प्रोवाइड कर रहे हैं एज ए रिटर्न, वो भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज वे में चले। ठीक है, नेक्स्ट है रिकॉग्निशन ऑफ इंडिया एज एन एमर्जिंग इकोनॉमिक पावर। इंडिया अब पूरे विश्व में एक बढ़ती हुई इकोनॉमिक पावर के रूप में सामने आया। क्यों? पहले इंडिया की जो इकोनॉमिक कंडीशन थी इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन एलपीजी पॉलिसीज़ के बाद इकोनॉमिकली वो काफ़ी स्ट्रोंग हुआ और उसकी वजह से एज एन इकोनॉमिक पावर के तौर पे इंडिया वर्ल्ड में जाना जाने लगा। अ शिफ्ट फ्रॉम मोनोपोली मार्केट टू कॉम्पिटिटिव मार्केट। एलपीजी पॉलिसी से पहले एक हमारी जो देश में मार्केट थी वो मोनोपोली मार्केट थी। मोनोपोली मार्केट कैसी थी कि हमारे देश में ज़्यादातर पब्लिक सेक्टर यूनिट्स पर ध्यान दिया जाता था। अब कॉम्पिटिटिवनेस आ गई है, प्राइवेटाइजेशन करने के बाद एफिशिएंसी बढ़ी। एफिशिएंसी बढ़ी तो अब कॉम्पिटिटर्स को आगे से सामना मतलब आगे से कंपटीशन देने के लायक बन गई है वो यूनिट्स। ठीक है, तो अब कॉम्पिटिटिव मार्केट में आ गई है, तो मोनोपोली मार्केट से कॉम्पिटिटिव मार्केट में इसका शिफ्ट हो गया। अब वो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल दोनों लेवल पर कंपटीशन दे सकती है। ठीक है, सो दीज आर द मेरिट्स ऑफ एलपीजी पॉलिसी। अब है हमारा डीमेरिट्स, इसके नेगेटिव इफेक्ट क्या क्या रहे एलपीजी पॉलिसी के। फर्स्ट वन इज नेग्लेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर को बिल्कुल नेग्लेक्ट कर दिया। ज़्यादा ध्यान किस पे दिया गया, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर पर। ठीक है, एग्रीकल्चर सेक्टर को एकदम नेग्लेक्ट कर दिया गया, जिसकी वजह से जो ग्रोथ रेट है वो लो लेवल पे चला गया, 2 से 3% तक पर एनम की रेट से। ठीक है, एग्रीकल्चर सेक्टर को काफ़ी बड़ा झटका लगा। नेक्स्ट है अर्बन कंसंट्रेशन ऑफ ग्रोथ प्रोसेस। ग्रोथ प्रोसेस हो रही थी, ग्रोथ हो रही थी, लेकिन किसकी, सिर्फ अर्बन एरिया की, शहरी क्षेत्र की विकास की बात हो रही है यहाँ पर। सिर्फ शहरी क्षेत्रों में विकास हो रहा था, लेकिन जो गांव रूरल एरिया है वहाँ पर विकास काफ़ी दर कम थी। ठीक है, स्प्रेड ऑफ कंज्यूमरिज्म। कंज्यूमरिज्म लगातार फैलता जा रहा था। पहले क्या थे, हम अकॉर्डिंग टू सोशल नीड के हिसाब से हम क्या करते थे, प्रोडक्शन करते थे, इक्वलाइज करने की कोशिश करते थे, हमारी इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्शन होता था। लेकिन अब क्या है, कंज्यूमर जो खरीद सकता था, वो जो डिमांड करता था, सिर्फ उसी की ही हम प्रोडक्शन करते थे। जो लोअर लेवल के जो लोग हैं, जो पुअरर सेक्शन है, वीकर सेक्शन है, उसकी डिमांड पर हमने ध्यान दिया ही नहीं, बहुत कम ध्यान दिया गया। लोप-साइडेड ग्रोथ प्रोसेस। लोप-साइडेड ग्रोथ प्रोसेस क्या होता है, एलपीजी की वजह से जो ग्रोथ की प्रोसेस थी वो एक तरफा रही। ठीक है, मतलब जो सोशल वेलफेयर की जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल ही नेगलेक्ट कर दी गई, जिसकी वजह से हमारे देश में जो गल्फ है, गल्फ बिटवीन रिच एंड पुअर पीपल, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ता गया। ठीक है, कल्चरल इरोजन। कल्चर का काफ़ी ज़्यादा झटका लगा, कल्चर को काफ़ी ज़्यादा झटका लगा। क्यों? क्योंकि अब हमारे देश में ज़्यादा चीज़ें किसके ऊपर बेस्ड होने लगी, दूसरे देशों से आने वाली चीज़ों के ऊपर ही हम डिपेंड होने लगे। ठीक है, जिसकी वजह से हमारे देश की जो कल्चरल चीज़ें हैं उसको नुकसान उठाना पड़ा काफ़ी ज़्यादा। सो दिस इज़ योर चैप्टर। नेक्स्ट है हमारा एलपीजी पॉलिसी। अब हमने इसके दोनों पढ़ लिए कि ये मेरिट्स क्या क्या हैं और डीमेरिट्स क्या हैं। अब हमें ये है कि एलपीजी पॉलिसी को अडॉप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो एलपीजी पॉलिसी को हम अगर देखें तो इसके नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट्स दोनों हैं। पॉजिटिव पॉइंट्स ज़्यादा है, नेगेटिव कम है। नेगेटिव पॉइंट्स को हम कम कर सकते हैं उन मैटर्स पे भी ध्यान देकर जो अभी हमने नेग्लेक्ट किए हैं, जैसे एग्रीकल्चर को नेग्लेक्ट किया है, रूरल सेक्शन को नेग्लेक्ट किया है, ठीक है, वीकर सेक्शन को नेग्लेक्ट किया है।
तो ये सब चीज़ें भी अगर हम ध्यान में दें, एलपीजी पॉलिसी के अंडर लेकर आए, तो उनसे हमें क्या हो सकता है, ओवरऑल डेवलपमेंट हमारी कंट्री का हमें मिल सकता है। ठीक है, सो दिस इज़ योर चैप्टर, ये आपका चैप्टर था। आज का आपका वर्क है, आपको ये पूरा चैप्टर रिवाइज करना है एंड ऑल्सो इसके नोट्स भी आपको पूरे अच्छे से मेंटेन करने हैं, प्राइवेटाइजेशन से लेके जो लास्ट ये एंडिंग ऑफ द चैप्टर है। ठीक है, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ द एलपीजी पॉलिसीज। ऑलराइट, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे बेटा, थैंक यू।